नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली की केजरीवाल सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी है। पूर्व एलजी नजीब जंग ने पूर्व सीएजी वीके शुंगलू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने केजरीवाल सरकार के कई फैसलों को नियम कानून के खिलाफ करार दिया है। 7 केस सीबीआई के सुपुर्द भी कर दिए गए हैं। यानी केजरीवाल सरकार एक बड़े सियासी बवंडर के किनारे पर इस वक्त खड़ी दिखाई दे रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अभी तो मानहानि के मुकदमे में 3 करोड़ के करंट का इलाज चल ही रहा था कि शुंगलू कमेटी ने अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस दिया है। कमेटी ने केजरीवाल सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 400 से ज्यादा फाइलों को खंगालने के बाद 3 सदस्यों वाली समिति ने सरकार की नियुक्तियों और आवंटनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैबिनेट ने जो अप्रूव किया था वो ये कहा था कम से कम हाउस की स्ट्रेंथ के 10% विधायक होने चाहिए ऑफिस की मांग करने के लिए। तो 70 में से 67 विधायक तो थे आदमी के। मैंने कोई ना रॉन्ग डूइंग फाइनलाइज की ना राइट डूइंग, मैंने सिर्फ जो तथ्य थे अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं। दिल्ली में निगम चुनावों से पहले शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से अरविंद केजरीवाल की छवि पर करारी चोट लगी है और ये चोट उनके लिए मुसीबत साबित हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अलॉटमेंट अपनी पार्टी के, अपने दोस्तों के और अपने एमएलएस को लैंड की अलॉटमेंट करी है, जमीनों की अलॉटमेंट करी है, ऑफिसेज की अलॉटमेंट करी है। केजरीवाल ने अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दी हैं और अपने मिनिस्टर्स के रिश्तेदारों को दूसरे पॉइंट है कि उन्होंने नौकरियां दी है और सारे के सारे नियम दरकिनार करके नौकरियां दी है। शुंगलू कमेटी की जो रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने 400 से ज़्यादा फाइलें देखी हैं वो तो सिर्फ एक झांकी है। अगर आप दिल्ली सरकार की पूरी तरह से जांच करवा दें, इंक्वायरी करा दें, तो पता चलेगा कि इन्होंने तो दिल्ली सरकार को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ लिया और जनता के टैक्स के पैसों को लूट लिया जी। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ 7 मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। जिन 7 मामलों की जांच चल रही है उनमें टॉक टू अरविंद केजरीवाल कार्यक्रम के प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी का चुना जाना, स्वास्थ्य विभाग में सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन को मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया जाना, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सुरक्षा एजेंसियों को चुनने में अनियमितता, भ्रष्टाचार रोको अभियान के लिए फीडबैक यूनिट की स्थापना में मुख्य सचिव को जानकारी नहीं दिया जाना, पीडब्ल्यूडी के लिए क्रिएटिव टीम को रखने में गड़बड़ी, स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी के तौर पर निकुंज अग्रवाल की बहाली और अमानतुल्लाह खान के नीचे दिल्ली वक्फ बोर्ड में 41 लोगों को नौकरी देने का मामला शामिल है। काबिलियत की बात ये मुझे ऐसा लगता है कि बायोडाटा उसमें फाइल में नहीं है। फाइल मैंने खुद देखी है, उस फाइल के ऊपर मैंने कई सारी क्वेरीज लगाई थी, पूछा था कि उसको क्या तनख्वाह दी गई है, क्या फैसिलिटी दी गई है। वो फाइल कभी मेरे पास वापस नहीं आई घूम के। फाइल क्यों नहीं वापस आई? क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और मुझे जहाँ तक जानकारी अफसरों को बुला के गलत नोटिंग एलजी हाउस में लिखवाई गई है। झूठ लिखाया गया, जाँच तो उसकी होनी चाहिए। इन 7 मामलों की जाँच सीबीआई को सौंप दी गई है। जाहिर है इसमें सीधी भागीदारी केजरीवाल सरकार के मंत्रियों की होगी और दोषी पाए जाने पर उन पर कानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा। 67 विधायकों की जीत के साथ दिल्ली की सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल ने लोकतंत्र में ऊंचे आदर्श के सपने दिखाए थे, लेकिन ये हकीकत भयावह है। रवीश पाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ रहे। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष खेतान साहब, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अमन पवार जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं और उमेश सहगल जी जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष खेतान साहब, आज मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने ऊंचे आदर्शों की स्थापना राजनीति में करने का वादा इस देश को किया था, लोगों ने वोट दिया था। क्या आज रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे इनकलाब जिंदाबाद के उन नारों को शर्मिंदा हो जाना चाहिए? क्योंकि आपके चुने हुए नुमाइंदों ने वही भाई भतीजावाद की राजनीति शुरू कर दी, वही इसको फायदा दो, वहां पर पैसा पहुंचाओ, वहां पर ये खेल करो का मिसाल इस देश में एक बार फिर से कायम कर दिया। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है और ये प्रश्न उठना चाहिए कि क्या जो ऊंचे आदर्श और ऊंचे मापदंड हम लेके चले थे, क्या उन मापदंडों पर हम खरे नहीं उतरे या उन पर हमने कहीं समझौता किया है?
आपने जितने भी अपने पैकेज में विषय उठाए हैं और जो भी हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, आरोप क्या हैं? आरोप ये हैं कि 40 लोगों की नियुक्तियां आपने कहा कि वफ्द कमेटी के नीचे हुई या एक ओएसडी की नियुक्ति हुई और वहां पर एलजी से उनकी सहमति नहीं ली गई। देखिए, शुरुआत से जब से हमारी सरकार बनी थी तब से संविधान, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स और जीएनसीटी एक्ट की जो हमारी अपनी रीडिंग थी, हमारी अपनी समझ थी और हमारे अपने कानूनी सलाहकारों की समझ थी, वो केंद्र सरकार की समझ से अलग थी। हमारी ये समझ थी कि एक चुनी हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है और चुनी हुई सरकार है, उसको फैसले लेने का हक है। एलजी किन फैसलों को मना कर देंगे, नल एंड वॉइड कर देंगे, एलजी असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे थे। जहां तक नियुक्तियों का मामला है, आपको पता है कि हर सरकार जब आती है तो अपने चुने हुए अफसरों को नियुक्ति करती है क्योंकि उनको काम लेना होता है, उन पे भरोसा होता है। जैसे एजुकेशन सेक्रेटरी हम उसको बनाते हैं, अफसर पर बाद में आएंगे सर। आशीष जी, अफसर पे बाद में आएंगे। मुझे एक सिंपल से सवाल का, सर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सत्येंद्र जैन की बेटी आर्किटेक्ट है, वो मोहल्ला क्लिनिक में एडवाइजर बना दी जाती हैं। एक बड़ा बेसिक सा सवाल है जो किसी को भी अटपटा लगेगा। ऐसा नहीं कि आपके विरोधियों को ही अटपटा लगेगा, सभी को अटपटा लगेगा। इस बेसिक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए कि किस पोजीशन की वजह से, कौन सी वो असीम काबिलियतता थी जिसकी वजह से उन्हें इस पद पर रखा गया, एडवाइजर बनाया गया, अगर ये फायदा पहुंचाना नहीं है किसी मंत्री की बेटी को तो? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बात जब मैंने भी सुनी थी तो मुझे भी बड़ी अटपटी लगी थी। मुझे भी ये बात बड़ी अटपटी लगी थी। किसी भी एक व्यक्ति को ये जब बात सुनने को मिलेगी तो बड़ी अटपटी लगेगी। लेकिन जब मैं मामले की गहराई में गया तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर उनको एक भी पैसे का पेमेंट नहीं हुआ है। वो एक भी पैसे की सैलरी नहीं ड्रॉ कर रही थी। उन्होंने सिर्फ एक वॉलंटियर के तौर पर, ये कहना गलत है कि उनको इंचार्ज बनाया गया, एक वॉलंटियर के तौर पर बिना किसी पैसे की लेन देन के, बिना किसी सैलरी के लिए अपनी सर्विसेज दी थी क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की डिजाइनिंग हो रही थी। तो देखिए, आज ये मामले क्यों उठाए जा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई ऐसा ही इनको बहुत बड़ा तथ्य मिल गया है तो अभी तक अरेस्ट कर लेते। CWG स्कैम हुआ, शुंगलू कमेटी ने जांच करी, 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम था, उसमें सीबीआई ने मुकदमे करे अरेस्ट किया, कलमाड़ी भी जेल गए, बहुत साल तक जेल में रहे। देखिए, ये मामला सिर्फ उठाया जा रहा है चुनाव को ध्यान में रखकर कि एमसीडी का चुनाव है, बदनामी करो, क्योंकि कोई मामला नहीं है। मामला होता तो ये 6 महीने से रिपोर्ट बनी हुई रखी है, अरेस्ट हो जाते लोग। एक भी पैसे की क्या कहीं पर कोई गलती निकली है? ठीक है, अब एक भी पैसे का स्कैम निकला है? ठीक है, संबित पात्रा जी, आपने जो शुरुआत में बात की, छोटी सी बात कह दूं, अल्टीमेटली कानूनी बात कह दूं, आपने जो शुरुआत में कहा था कि जो ऊंचे आदर्श लेके चले थे, एक भी पैसे की बेईमानी हमारे ऊपर किसी ने आज तक कही, एक भी पैसे की बेईमानी करी? हाँ, इसकी नियुक्ति क्यों हो गई? उसमें नियमों की अनदेखी हुई है। यही एक आरोप है, धांधलेबाजी जो है उसकी भी रिपोर्ट इस हमारा कहना है कमेटी की जो जांच है उसमें निकल करके आई है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि हर तरह की धांधलेबाजी हुई। आपने अपना पक्ष रख दिया, मैं फिर आपके पास लौटूंगी। आशीष जी, मैं लौटूंगी सर। आशीष जी से अलग है, ठीक है। आशीष जी, मैं आपके पास लौटूंगी। अब संबित पात्रा और अमन पवार अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले संबित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सिर्फ एमसीडी चुनाव के टाइमिंग पर ये सब कुछ करने की एक साजिश रची जा रही है, बदनाम करने की? ये सवाल पूछा जाएगा कि कानूनी तौर पर ये मामला कहाँ जाएगा? कानूनी तौर पर एक बार संबित जी बोले, मैं उसके बाद फौरन पवार सवाल। इसका सवाल का जवाब संबित जी से ज्यादा मैं दे पाऊंगा। हाँ। क्योंकि ये आरटीआई एप्लीकेशन हमने 22 फरवरी को कांग्रेस पार्टी ने, अजय माकन जी ने आरटीआई एप्लीकेशन एलजी के ऑफिस में लगाई थी कि जो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आपके पास दिसंबर के महीने में आ चुकी थी, हाँ। इसको आप हमें आरटीआई के तहत दीजिए। ये 30 मार्च को एलजी ने अप्रूव करी, हमारे पास कल चिट्ठी आई और कल शाम में ही हमने एलजी के ऑफिस से ये आरटीआई के तहत ये रिपोर्ट ली गई है। तो आज अब इन्होंने जो आशीष खेतान जी है उन्होंने इसको डाउन प्ले करने की बड़ी कोशिश करी है, पर असली बात यह है कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में 70 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले जो हैं वो बाहर निकल करके आए हैं और इसके अंदर सिर्फ पैसों का घोटाला नहीं बल्कि जमीन का भी घोटाला जो है वो निकल करके आया है कि कैसे 2 एकड़ का उनकी बेटी ने सैलरी ही नहीं ली तो आप क्यों छाती पीट रहे हैं? क्यों आप 1.5 लाख रुपए जो सत्येंद्र जैन की बेटी थी वो सैलरी ड्रॉ कर रही थी और आपको याद होगा 2 महीने पहले जब सत्येंद्र जैन जी की बेटी की इन खबर आप लोगों ने मीडिया में चलाई, जब इन लोगों ने उसको उस पद से हटाया और सैलरी वापस कर। अगर ये बात आप प्रूव कर देंगे कि 1.5 लाख सैलरी ड्रॉ कर रही थी, बिल्कुल ये रिपोर्ट में लिखा है सर, रिपोर्ट में लिखा है, रिपोर्ट में लिखा है, रिपोर्ट की कॉपी है। आप टीवी पे चाहे जितना मर्जी नहीं लिखा है, आप ये बताइए, नहीं लिखा है बंगला नंबर 206
बंगला नंबर 206 राउस एवेन्यू का अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को सारे नियम दरकिनार करके अलॉट किया कि नहीं किया? सैलरी उन्होंने ली थी। बंगला आपने सारे एमएलए को 70 की 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता का पैसा जो है उसको आपने बद इस्तेमाल करके 70 आपने ऑफिसेज एमएलए को आपने करार करे। ये किस तरीके से आप एमएलए को ये ऑफिसेज दे सकते थे? क्या नियम आपने फॉलो किया? आपने 42 जो है निजी अपॉइंटमेंट अरविंद केजरीवाल और जो बाकी 6 अन्य मंत्री हैं उनके लिए आपने 42 अपॉइंटमेंट के लिए करोड़ों रुपए अपने वॉलंटियर्स को सैलरी दी। एक इनके वॉलंटियर थे गोपाल मोहन जी, जिनको इन्होंने 1 रुपए पर महीने की सैलरी पे रखा और 1 महीने बाद उनकी सैलरी 1.5 लाख रुपए कर दी। ठीक है, एक सेकंड अब वो पेपर मेरे हाथ में है, पेपर मेरे हाथ में। संबित पात्रा जी मैं आपके पास फौरन आ रही हूं सर, इसके पास थोड़ा सा इंतजार करें। आशीष खेतान साहब, इस रिपोर्ट में ये जो पॉइंट नंबर 6 है मैं पढ़ के अपने दर्शकों को सुना देती हूं, क्योंकि आशीष खेतान साहब आप में और हम में और दर्शकों के बीच में कोई बात छिपकर नहीं रहनी चाहिए। आपने कहा अगर ये साबित हो जाए तो हम करेंगे, लेकिन इसी रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है 1.5 लाख सैलरी नहीं, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको गौर से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि मिस जैन्स अपॉइंटमेंट वाज मेड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, यानी उनकी बेटी को अपॉइंट किया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, and expenditure of 1.15 lakhs was incurred between 18/4/2016, that is date of joining, and 14/7/2016, the date she resigned. यानी जब से वो ज्वाइन किया था उन्होंने और रिजाइन किया था, कुल मिलाकर 1.25 लाख रुपए का खर्च उन पर हुआ था। तो 0 खर्च का दावा तो गलत है आशीष खेतान साहब। मैं जवाब दे दूं इस बात का? जी मैं जवाब दे दूं। आपने बहुत अच्छा अंजना, मैं आपकी इस बात की दाद देता हूं कि आपने फौरन इसको पढ़ के सुनाया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि उनको 1.5 लाख रुपए की कोई सैलरी नहीं मिली। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी जोर जोर से इसको कहा कि 1.5 लाख की सैलरी। दूसरी बात, 1.5 लाख का खर्चा है। आर्किटेक्ट को मोहल्ला क्लिनिक का इंचार्ज कैसे अपॉइंट कर दिया? मैनेजमेंट में कोर्स था। मुझे जवाब दे देने दीजिए। देखिए मैं आपको नहीं टोक रहा हूं, मैंने आपको नहीं टोका, मुझे जवाब दे देने दीजिए। सर एक दिल्ली के आप ही बोले, मैं नहीं बोलूंगा। दिल्ली के टैक्स पेयर का 1.25 लाख खर्च भी क्यों हो सत्येंद्र जैन साहब की बेटी पर? दीजिए। आपने तो कहा था कि आप इस देश से मुझे जवाब तो दे देने दीजिए। मैं जवाब देने जा रहा हूं, मुझे जवाब ही नहीं देने दे रही है। कुछ तो मानिए, मैं जवाब तो देने दीजिए मुझे। अरे मुझे जवाब तो देने दीजिए। बोलिए। अरे 1.5 लाख रुपए का मुझे जवाब तो देने दीजिए। आप तो नतीजे पे पहले पहुंची जा रही हैं। 1.5 लाख रुपए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में कोर्स था, जहां पे हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत सारे लोग गए थे। वो 1.5 लाख रुपए का चेक वापस सत्येंद्र जैन की बेटी ने सरकार को दिया है। क्यों दिया? क्योंकि मीडिया ने उनकी रिपोर्ट चला दी। जब ये खबर मीडिया में बाहर निकल के आई तो आप बीगी बिल्ली बन के घूम रहे थे और आपने चेक वापस किया दिल्ली सरकार को। और इसी तरीके से आपको अंजना जी मैं ये भी बता दूं, नहीं खबर आज निकल कर आई है तभी रिइंबर्स कर दिया था। ठीक है, अंजना इसको बताइए आप। नहीं ठीक है, वो रिइंबर्समेंट की बात वो खुद ही कह रहे हैं कि जब दबाव बना तो रिइंबर्स कर दिया था। प्रेशर का दबाव बना, रिइंबर्स किया था, रिइंबर्स किया था। दबाव आप बना रही हैं, ये उस समय रिइंबर्स हुआ है। ठीक है, उस समय रिइंबर्स हुआ है। संबित पात्रा जी, तो इससे 2 बात साफ हो गई कि कोई सैलरी नहीं थी। इससे दूसरी बात ये साफ हो गई कि एक भी पैसा सरकार का खर्च नहीं हुआ। सुन लीजिए साहब, मैं बोल लूं उसके बाद आप जरूर बोल लीजिएगा। अंजना जी आपको याद होगा वो दृश्य जब अरविंद केजरीवाल जी शपथ लेने आ रहे थे। एक टूटी फूटी ब्लू वैगनार गाड़ी थी, वो पूरे विश्व में फेमस हो गई थी। और उसके शपथ लेने के बाद कुछ लोग रिक्शा में आते थे, कुछ लोग रिक्शा के पीछे लटक के, कुछ साइकिल में और फिर कोई मेट्रो में, कि हम लोग कुछ नहीं लेंगे, हम लोग कुछ न घर लेंगे न गाड़ी लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, सेवा करेंगे। कुछ नहीं लेंगे से सब कुछ हड़प लेंगे की कहानी है आम आदमी पार्टी। सब कुछ ले लिया, बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, सिक्योरिटी भी ले लिया, अपने रिश्तेदारों को नौकरी भी लगा लिया, सैलरी भी ले लिया, फॉरेन ट्रिप भी कर लिया, फिनलैंड भी घूमना है। कुछ नहीं से सब कुछ कैसे लूटा जाता है, ये आम आदमी पार्टी से सीखना है। दूसरी बात आप देखिए, अभी आशीष खेतान जी ने बोला उन्होंने कोई तनख्वाह नहीं ली। देखिए तनख्वाह ली या नहीं ली, अपॉइंटमेंट तो हुआ। और अगर इतना ही वो सिर्फ वॉलंटियर के रूप में काम कर रही थी, तो जब ये खुलासा हुआ तो वो छोड़ क्यों रही थी? वॉलंटियर तो कोई भी कर सकता है। आप और मैं भी किसी चीज के लिए अगर अच्छा सोचे, अच्छा लिख के भेजे, हम लोग प्रधानमंत्री तक चिट्ठी लिख सकते हैं कि मैं वॉलंटियर करना चाहता हूं और मैं सुझाव देता रहूंगा। तो क्या प्रधानमंत्री मना कर देंगे? बिल्कुल नहीं। तो अगर वो इतना पाक साफ था सब कुछ, ये अपॉइंटमेंट
कुछ भी नहीं ले रहे थे, फॉरेन में गए नहीं ट्रेनिंग के लिए, जहां तक मैं जानता हूं, और मीडिया रिपोर्ट्स भी आए कि फॉरेन में भी ट्रेनिंग हुआ था, ये सब कुछ नहीं किया था। तो जब ये खुलासा हुआ तो रिजाइन क्यों करना? जवाब दीजिए आशीष खेतान साहब। वॉलंटियर होता है उसको रिजाइन नहीं करना पड़ता। ठीक है, जवाब ले लीजिए। रिजाइन उसी को करना पड़ता है जो नौकरी में आधिकारिक रूप से घुसता है। तो आप बताइए, आधिकारिक रूप से नौकरी में घुसे थे या ऐसे ही दूर खड़े होकर वॉलंटियरशिप कर रहे थे? आप समझा दीजिए। ठीक है, मैं इसका पहले तो देखिए, सारी चीजें इससे 3 बातें साफ हो गई अंजना। पहली बात तो कि एक भी पैसे की सैलरी नहीं थी। दूसरी बात, वो कहीं फॉरेन ट्रेनिंग के लिए नहीं गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग थी, वो भी उन्होंने अपने पैसे से वापस पैसा उसका चुकाया। सबसे बड़ा मुद्दा यह है अंजना कि आज जब एमसीडी के चुनाव हैं, शुंगलू कमेटी ने 10 साल जो एमसीडी में घोटाले हुए उसके ऊपर ऑडिट क्यों नहीं हुआ? जहां पर हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के पैसे हर साल कॉर्पोरेटर्स खा जाते हैं, तमाम और करप्शन होते हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में करप्शन होता है, लिंटर डालने के नाम पे करप्शन होता है, एक फ्लाईओवर जो बन रहा है 10 साल से कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने कौन सी नियुक्ति करी और कौन सी नियुक्ति नहीं करी, वहां पर कौन सा नियम फॉलो किया नहीं, इस पर सारी चर्चा हो रही है। आज एमसीडी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है जो साल के 15,000 करोड़ रुपए जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे कहां जाते हैं, क्यों नहीं तनख्वाह मिलती है एमसीडी के एम्प्लॉयज को समय पर, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये हमें रोज घेरने के लिए रोज एक नया शिगुफा छोड़ते हैं, क्योंकि 20 साल से कांग्रेस बीजेपी ही एमसीडी पर राज कर रहे हैं। एमसीडी में अगर भ्रष्टाचार है तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है वो जाएगा। यही अमन के इसी सवाल से स्वच्छता की मिसाल बनने का वादा था, उसी वादे पर जनता ने सोचा कि हम एतबार करें और इसीलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि एक के बाद एक कौन कौन से वो वादे थे जो टूटते बिखरते चले गए। इन फैसलों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल को सरकारी बंगला आखिर क्यों दिया गया? पार्टी दफ्तर बनाना गलत, एमएलए को टाइप 5 बंगला देना, क्योंकि कहा गया था कि सरकारी बंगला नहीं लेंगे। मंत्री की बेटी की नियुक्ति आखिर किस वजह से सही ठहराई जा सकती है? 3 पॉइंट और हैं। मंत्रियों के विदेशी दौरे क्यों किए गए? वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों पर सवाल है। टैक्स ट्रिब्यूनल में अयोग्य सदस्यों को आखिर क्यों जगह दी गई? मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूं उमेश सहगल साहब, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो दलीलें हैं वो भी आप सुन रहे हैं, दूसरी तरफ जो तमाम आरोप है वो भी है, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट भी सामने है। क्या हो सकता है? क्या आपराधिक रूप से या फिर कोई तरीका है जो केस सीबीआई के पास है वो किस तरफ बढ़ सकती है? क्या हो सकता है मामले में? या फिर सिर्फ हम देखेंगे आरोप प्रत्यारोप और ये कीचड़ उछलता हुआ? जो मामले सीबीआई के पास हैं वो तो इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, उसमें तो कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा सामने जी। या तो उसमें ये होगा कि डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाए या वो क्रिमिनल केस उसमें फाइल करेंगे। उसमें तो कोई समस्या नहीं है और ज़्यादा उसमें बहसबाजी करनी भी नहीं चाहिए जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। बाकी सब जो केसेस हैं जिनमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इन 3 अफसरों ने की है, इन 3 अफसरों ने अभी तक उनको हियरिंग नहीं दी। जिनके अगेंस्ट हुआ है, अगर चाहे वो सत्येंद्र जैन हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हैं या कोई भी हैं, अगर उनको हियरिंग नहीं दी गई है, उनको अब प्रॉपर हियरिंग देनी चाहिए। दे के उसके बाद अब ये सवाल उठता है कि एक्शन क्या लेंगे आप? अब जहाँ तक पॉलिटिकल पर्सन्स का सवाल है उसमें तो पॉलिटिकल एक्शन नहीं लिया जा सकता है, तो उसके ऊपर तो मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा। जहाँ तक अफसरों का सवाल है वो इमीडिएट एक्शन उनके खिलाफ लिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई अनदेखी किसी ना किसी डिपार्टमेंटल रूल की होगी। अगर उन्होंने कोई अनदेखी की है किसी डिपार्टमेंटल रूल की तो उनको प्रॉपर सस्पेंड करके उनके अगेंस्ट प्रॉपर चार्जशीट दी जा सकती है और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। अब जहाँ तक पॉलिटिशियंस का सवाल है, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पॉलिटिकल एक्शन उनके खिलाफ क्या होगा वो पॉलिटिशियंस को डिसाइड करना है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 3 अफसर जो अपॉइंट किए गए थे, जिसमें कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर भी थे, सीएजी भी थे, और सारे बिल्कुल टॉप इंटेग्रिटी के हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी इनको अपने कई इंक्वायरीज में ऑर्डर अपॉइंट कर चुकी है। तो उनकी रिपोर्ट को ना मानना तो बिल्कुल ही गलत होगा, मगर बिना उन लोगों को मौका दिए जवाब देने का कोई भी एक्शन लेना वो मेरे मुताबिक संबित पात्रा जी आप बोलना चाह रहे थे कुछ?
देखिए, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि अभी आशीष खेतान जी ने कहा कि ये नियुक्तियां ठीक थी। मैं आपको निकुंज अग्रवाल जी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी के ब्रदर इन लॉ हैं, और सत्येंद्र जैन जी हेल्थ मिनिस्टर के ओएसडी अपॉइंट किए गए, कैसे अपॉइंट किए गए? अंजना जी, अगर हमको कहीं नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी खास करके, तो पहले एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है पेपर में। यहां एडवर्टाइजमेंट नहीं निकला। यहां जो आवेदक है अर्थात निकुंज अग्रवाल ने खुद चिट्ठी लिखा कि मुझे नौकरी चाहिए। दूसरी, अगर हम नौकरी चाहते हैं तो कैसे होगा? हम इंटरव्यू देंगे, मगर यहां कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। इंटरव्यू तो होना ही चाहिए। तीसरी बात है, एक सिलेक्शन कमेटी बनती है जिसके आगे कैंडिडेट आता है। यहां कोई सौम्या जैन के केस में भी और निकुंज अग्रवाल के केस में भी कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं बनी। और कैसे हुआ? 8 अगस्त 2015 को निकुंज अग्रवाल ने चिट्ठी लिखी कि मुझे नौकरी दे दो, और 10 अगस्त 2015 को नौकरी दे दी ओएसडी की। कमाल है। अगर ऐसे सरकारी नौकरी मिल जाती कि हम सिर्फ एक चिट्ठी लिख दे कि दे दो और आप दे देते ये सरकारी नौकरी, तो इस देश का तो कल्याण हो जाता। ये रिपोर्ट मेरे हाथ में भी है, ये रिपोर्ट मेरे हाथ में भी है, और पॉइंट नंबर 5 जो इसमें लिखा हुआ है वो यही है कि हैंड रिटन एप्लीकेशन, हाथ से लिखी हुई, अमन साहब, हाथ से लिखी हुई एक चिट्ठी पर सरकारी नौकरी पहले मिली। देखिए अंजना जी, जहां जो एक दिन के अंदर जहां आम आदमी सालों ये मेहनत करता रहता है, लाइन में लगा रहता है कि किसी तरीके से उसको एक इंटरव्यू का मौका मिल जाए, यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल के ये साली के जो दामाद हैं, इनको, अच्छा, मतलब उनकी पत्नी सुनीता की बहन के दामाद जो हैं, इन्होंने एक अपने हाथ से एप्लीकेशन लिख करके दी और उस एप्लीकेशन को उसी दिन मंजूर करके उनको सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर बना दिया। अब सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी बना दिया। किस अस्पताल में? नेहरू बाल चिकित्सालय में। अगर उस हॉस्पिटल में उनको सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी बना दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो डॉक्टर है वो सिर्फ अस्पताल में ही काम कर सकता है, उसका बाहर तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तुरंत ओएसडी बना दिया। 5 दिन बाद सत्येंद्र जैन का आपने ओएसडी बना दिया। उसके बाद वो चाइना घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं। और दूसरी चीज, जब आशीष खेतान जी जो ये दिल्ली डायलॉग कमीशन जो हेड करते हैं, उसके अंदर 27 ऐसी नियुक्तियां हो गई जहां पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा, और सब जो लोग निकल करके आए उन नियुक्ति में वो सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे मूवमेंट से जुड़े हुए थे, कोई एक हवा में भी कहीं इनको कान में सुनाई दे जाता था कि किसी पे कोई आरोप लगा है, वो इस्तीफा मांग लेते थे। तो हमारा सवाल आज ये है कि अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? क्या ये जनता की गाड़ी कमाई नहीं थी? क्या इन नियुक्तियों पे, इन पदों पे जो आम आदमी है उसकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी, जहां आपने अपने कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करी और लाखों करोड़ों रुपए आपने उनको सैलरी में दे दिए? आशीष खेतान साहब, तो डीडीसीए और डीडीसी में क्या फर्क रह गया? आशीष जी ये भी बता दीजिए। मैं आपके शो पे आज कह रहा हूं, मुझे जवाब देने, मैंने सुन लिया आपको, मुझे जवाब तो देने दीजिए। दिल्ली डायलॉग कमीशन और डीडीसीए का जो जवाब देने दीजिए, उसमें फर्क क्या रह गया? मुझे जवाब देने दीजिए। मैं आपके शो पर आज ये बैठकर कहता हूं निकुंज और अंजना जी, ये शो आपका करोड़ों लोग देख रहे हैं, कि मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा अगर इनकी ये बात सही निकली कि 27 लोगों की नियुक्तियां दिल्ली डायलॉग कमीशन में नियमों की अनदेखी करके हुई और उसमें कोई भी आपका वॉलंटियर निकला। नंबर 1, 27 नियुक्तियां नहीं हुई। नंबर 2, कोई भी आपके वॉलंटियर नियुक्ति नहीं हुई। नंबर 3, मुझे जवाब देने दीजिए। आप क्यों जवाब से क्यों भाग रहे हैं? पे बैठ जाते हैं। निकुंज अग्रवाल क्यों जवाब से भाग रहे हैं? कमेटी ने खुद निकाल के दिया है, और ये कमेटी की रिपोर्ट है जहां पे दिल्ली डायलॉग कमीशन की 27 जो नियुक्तियां हैं, 27 नियुक्ति की जो बात है, ये इसमें शुंगलू कमेटी ने खुद कही है। जो रिपोर्ट है शुंगलू कमेटी की, वो देखिए, मैं आपसे मैं तो नहीं कर रहा हूं। आप मुझे, आपकी बात मैं सुन लेता, मुझे अपनी बात कहने दीजिए ना, मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। आप मुझे शुंगलू कमेटी की एक भी पैराग्राफ ऐसा दिखा देंगे जहां पे लिखा होगा कि 27 नियुक्तियां दिल्ली डायलॉग कमीशन में नियमों की अनदेखी करके हुई है, मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा, वरना आप छोड़ दीजिएगा। मैं इस टीवी चैनल पे बैठ के चैलेंज कर रहा हूं, अगर उसमें लिखा होगा तो वरना मैं छोड़ दूंगा, वरना आप छोड़ देंगे। यह दिखाता है कि कैसे आप लोग झूठ बोलते हैं। आकर एमसीडी चुनाव हो रहा है, अपने पार्षदों का हिसाब किताब नहीं दे सकते हैं। अगर आपका कैमरा आपने 10 साल 15 साल जो एमसीडी को लूटा, उसका हिसाब किताब नहीं दे सकते। पॉइंट नंबर 14 पे, और मैं बता देता हूं आशीष जी, एक मिनट बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। एनेक्सर नंबर 9, आशीष जी पूरी बात सुन लीजिए। अगर आप इतने तर्क के साथ ये बात कह रहे हैं, तो जो कमीशन की रिपोर्ट है, कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें एनेक्सर नंबर 9 पे लिखा हुआ है, लार्ज नंबर्स ऑफ पोस्ट्स वर क्रिएटेड इन दिल्ली डायलॉग कमीशन टू अकोमोडेट आप वॉलंटियर्स विदाउट इशूइंग इन्विटेशन और एडवर्टाइजमेंट टू जनरल पब्लिक।
तो ये क्या कह रही है? ये शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट एनेक्स्चर नंबर 9 पे क्या कह रही है? कहां लिखा हुआ है? एनेक्स्चर नंबर 9 में शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, एनेक्स्चर नंबर 9 में। मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे अपना जवाब देने दीजिए। अगर दिल्ली डायलॉग कमीशन की 27 क्या 2/7 नियुक्तियां भी, एक नियुक्ति भी अगर कोई दिखा देगा जो नियमों की अनदेखी करके हुई है, तो मैं कमेटी की रिपोर्ट बता रहा हूं। 14 नंबर दिल्ली डायलॉग कमीशन के ऊपर कुछ भी नहीं आरोप लगाए हैं आप लोगों ने। एनेक्स्चर नंबर 9 पे मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे जवाब तो देने दीजिए। मैं आप क्यों तू मैं कर रहे हैं? आप बड़ी घटिया तरह की स्पोक्समैनशिप यहाँ पे कर रहे हैं। आप कुछ भी बोल रहे हैं। पहले आपने कहा 1.5 लाख रुपए की सैलरी, सोनिया गांधी की 1.5 लाख रुपए की कोई सैलरी नहीं पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप पे क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? दिल्ली डायलॉग कमीशन में, दिल्ली डायलॉग कमीशन में कोई 27 डीडीसी और डीडीसी में क्या फर्क रहेगा? अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए अगर अरुण जेटली ने वहां पे घोटाला किया तो उसी तरीके से नियुक्ति करके आपने घोटाला किया दिल्ली सरकार में। आप कीचड़ उछालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं। आपके पास एमसीडी में शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है, कमेटी की रिपोर्ट है, फार्मर्स उछाल रहे हैं और यहाँ पर आके बैठ के झूठ बोल रहे हैं आप। आशीष जी, और मैं आपको ऊपर नोटिस भेजूंगा। आपने 27 नियुक्तियां बोली दिल्ली डायलॉग कमीशन पर। दिल्ली डायलॉग कमीशन में कोई 27 नियुक्तियां नहीं हुई हैं। ये दिखाता है कि किस तरीके से एनेक्स्चर नंबर, मैं थोड़ी बोल रहा हूं सर, मेरी रिपोर्ट थोड़ी है। झूठ आकर बोलते हैं, आपको चैलेंज करिए। आप टीवी चैनल पर आके झूठ नंबर 9 पे बताया है, एक भी फाइंडिंग नहीं है दिल्ली। आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप हेड हैं वो रंगे हाथों आप पकड़े गए, तो आप बकला गए हैं। किसने देखा? आप दिखाइए ना एनेक्स्चर नंबर 9। आशीष खेतान जी, जाइए ना। आशीष खेतान जी, कोर्ट जाइए ना। आप बकला गए क्योंकि आपने सीडब्ल्यूजी का 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। आपने कोयले का 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया। आशीष खेतान जी, आपने 2G का 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया। आशीष खेतान जी, जो कांग्रेस पार्टी घोटालों से बनी है। हमारे घोटाले की बात जमा कर रखे हैं, उसका हिसाब नहीं करते हैं। इस नियुक्तियां उस नियुक्ति पर आम आदमी पार्टी के ऊपर आशीष खेतान जी, कितना पैसा, क्या ये सच नहीं है? ठीक है, उसका हिसाब कितना देश को आपने 70 साल में लूटा है। एक सेकंड सर, आशीष खेतान जी, जनता ने आपको नकार दिया। सवाल तो पूछने दीजिए। आप लोगों ने जनता आप तो पत्रकार रह चुके हैं सर, आप तो सवाल पूछने दीजिए। बड़े लगातार मत जमा कर रखा हुआ है। अरे एक सेकंड आशीष जी, सच होता है, नहीं रहा हूं। चाहे वो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में हो सर या फिर किसी और कमेटी की रिपोर्ट में। 70,000 मुझे ये बताइए सर, आशीष खेतान जी, मुझे ये बताइए कि क्या दिल्ली डायलॉग कमीशन में लोगों को नियुक्त करने से पहले आपने कोई भी इन्विटेशन इशू किया था जनरल पब्लिक को, किसी भी माध्यम से किया था? मैं बिल्कुल आपको बताता हूं, बिल्कुल मैं बताता हूं अंजना। मैं पूरे दस्तावेज, आप मेरे कल दफ्तर आ जाइए। दिल्ली डायलॉग कमीशन में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें एडवर्टीजमेंट निकला है, सिलेक्शन बोर्ड बना हुआ है, प्रॉपर सिलेक्शन हुआ है, एक एक नियम का उसमें फॉलो किया गया है। और कमेटी को चैलेंज करना चाहिए सर। कुल लेके 4-5 शुंगलू कमेटी को चैलेंज करना चाहिए, प्रॉपर अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉलो किया गया। तो आपको शुंगलू कमेटी को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि एनेक्स्चर नंबर 9 में वो वही लिख रहे हैं, चैलेंज करेंगे, साफ लिख रहे हैं कि आपने चैलेंज करेंगे, क्योंकि शुंगलू आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, ये देखिए, डीडीसी दिल्ली डायलॉग कमीशन to accommodate relatives and our volunteers without issuing invitation to general public. अरे आपने कोई इन्विटेशन नहीं इशू किया था। I cannot make a bigger claim. If you, oh my God, just hear me out, na, Anjana. You are a respected journalist. Give me an opportunity to tell my case, state my case. I said I will quit public life. नहीं, अब गॉड भी कुछ नहीं कर सकते हैं। गॉड भी कुछ नहीं कर सकते हैं। There were no 27 appointments. There were 4 or 5 appointments, 4 और 5 नियुक्तियां हुई हैं और सब में अखबारों में इश्तिहार निकला हुआ है। अगर शुंगलू ने ऐसा कहा है तो मैं शुंगलू को कोर्ट ले जाऊंगा, क्योंकि शुंगलू ने गलत कहा है। संबित जी, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, ठीक है सर, ठीक है, आपने अपनी बात कही। संबित, सिर्फ एक लाइन, बहुत वक्त की कमी है। संबित जी, जल्दी से कुछ भी लिख देते हैं। संबित जी, हो गया, सुन लीजिए। अब संबित जी, वक्त की कमी है। देखिए, अब ये आम आदमी पार्टी ने सबको गाली दे दिया है, राजनेताओं को, गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, ईवीएम मशीन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को। अब सिर्फ भगवान को ही इन्होंने बख्शा हुआ है। भगवान मगर इनको बख्शने वाले नहीं है। लेकिन गंभीर सवालों के घेरे में इस वक्त आम आदमी पार्टी भी है और उन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ने उठाए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर कुछ गंभीर सवाल कि आखिर स्वाति मालीवाल को क्यों
घर दिया गया। सवाल ऐसे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल के खुद के करीबी रिश्तेदार को अचानक सीनियर रेजिडेंट सरकारी अस्पताल में और फिर ओएसडी क्यों नियुक्त किया गया? सत्येन जैन की बेटी को आर्किटेक्ट होते हुए मोहल्ला क्लिनिक में एडवाइजर कैसे बना दिया गया? अब देखते रहिए आज तक।